Welcome to Common Mind. So today we are going to attempt the second paper of Elementary Mathematics CDS 2020 paper, and instructions are the same. Book series A, time allotted 2 hours, maximum marks are 100, and we will attempt the first 50 questions right away. Okay, so have a careful look, have a careful glance at the questions, or try to observe the steps. Wherever you are stuck, just pause the video and just see that question again. Try to visualize the steps, how we attempt that question, how we approach that question. Like, approach is very important. If you know the approach, you will solve the question within 10 seconds, within 5 seconds even, right? So now let us begin. Here the first question, it says that x cube plus x square plus 16 is exactly divisible by x, where x is a positive integer. Now it says that x is a positive integer, the number of all such values of x. Now since this expression is exactly divisible by x, then it says that it is x square plus x plus 16 by x. Now to be divisible by x, this particular function, now because x cube plus x square is already divisible by x, now only this expression is left, that is 16 by x should be divided. Now to make this as an integer without मतलब कोई ऐसा रिमाइंडर ना बचे, है ना, एक ऐसा कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो x को क्या क्या होना चाहिए, x को 1 हो जाएगा ताकि यहाँ पे 16 आ जाए, x अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. लेकिन जैसे x 3 होगा तो 16/3 आ जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए. हमको यहाँ पे एक ऐसा चाहिए x जिससे कि ये पूरा का पूरा टर्म इंटीजर बन जाए, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल कर जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उससे, राइट. सो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा. तो ये 5 नंबर्स यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे जिसको कि मैं यहाँ पे यदि पुट करूंगा तब जाके मेरे को ये पूरा का पूरा होल नंबर मिलेगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर. दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली divisible by these particular numbers. Okay, so the total number of all such possible values of x is 5. Now next question, the number of abc where abc are positive integers so that abc is equal to 30. अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ, 1,1,30 रख सकता हूँ, राइट. और इसको करने के मेरे पास टोटल 3 तरीके हैं. मतलब कहने का मतलब है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो ये टोटल 3 तरीके हो जाएंगे. दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरा मेरे पास हो सकता है 1,2,15. इसको लिखने के मेरे पास 6 तरीके हैं, है ना. आप देख लीजिएगा, एक बार 15 को इधर लाइए, 2 को यहाँ ले जाइए, फिर 2 को यहाँ लाइए, 2,1,15, 2,15,1, 15,1,2, 15,2,1. तो ऐसे टोटल 6 तरीके हो जाएंगे, राइट. अब अगला क्या क्या हो सकता है, अब मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाऊँ. जैसे मैं बना सकता हूँ 1,3,10, ये बना सकता हूँ. इसके भी टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. फिर मैं एक और बना सकता हूँ क्या, 1,5,6, इसके भी टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. फिर मैं एक और बना सकता हूँ, कौन सा, 2,3,5, इसके भी टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. और ऐसा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको बनाने पे मेरे को, मतलब जिसके प्रोडक्ट में मुझे 30 मिल जाए. तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटल 5 पेयर्स मिलेंगे, और पहले वाले के 3 और बाकी सबके 6 मिल जाएंगे ना. मतलब 6 अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी. तो ये टोटल कितना हो गया, 24, और 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27. तो मेरे पास टोटल 27 कॉम्बिनेशन मिलेंगे ऐसे जिनका प्रोडक्ट लेने पे 30 आ रहा है, राइट. इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होता है तो सबसे पहले जो हम निकालते हैं वो लगाते हैं. और द मेन एंड द ओनली थिंग हियर वी फाइंड आउट इज द डिस्क्रिमिनेंट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज फॉर रियल रूट्स. ओके, रियल. सो discriminant must be greater than 0. That means the b square minus 4ac must be greater than 0. What is b? B is the coefficient of x, which is -4. So that is 16. -4 times ac. A is what? 1. C is what? Minus log n to the base 10 must be greater than equal to 0, right? So 16 plus 4 log n to the base 10 must be greater than equal to 0. So log n to the base 10 must be greater than equal to minus 16 by 4. That means -4. That means n must be greater than equal to 10 to the power -4, or in simpler words we can say that it must be greater than equal to 1 upon this, right. Then n is greater than or equal to this. That means the minimum value is 1 upon 10,000, right. 1 upon 10,000 minimum value. Next question, here it says that the number of different solutions of the equation x plus y plus z. देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आया करें ना, तुरंत हमको बस एक फॉर्मूला लगा देना है. कौन सा, n-1 c k-1, ये उसका आंसर होता है. बस ये फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. अब क्या है, n का मतलब होता है ये नंबर, ये जो नंबर दिया होता है ना,
वो होता है आपका n, तो डेट इज 12 माइनस 1 c। अब हमसे कह रहा है कि अब यहाँ पे k क्या है, k है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11c2। नाउ 11c2 का मतलब होता है 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1 दैट मीन्स 5। सो द आंसर इज योर 55, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे से डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस बोले व्हेन 3 वेरिएबल्स आर इन इंटीजर, राइट। और एक बात और, यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशंस को इंक्लूड नहीं किया हुआ है बिकॉज एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तब हम जाके फॉर्मूला लगाए। यदि यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है या फिर अगर नॉन जीरो सॉल्यूशंस को लिया जाता तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता मेरा, ये होता है सिर्फ फॉर पॉजिटिव सॉल्यूशंस ओनली, फॉर पॉजिटिव सॉल्यूशंस ओनली एज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। बट इफ बाई चांस द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इंक्लूडिंग नॉन जीरो सॉल्यूशंस, देन इंक्लूडिंग नॉन जीरो सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग जीरो, मतलब कहने का मतलब है कि जीरो को लेके चलना है, मतलब कि वेयर एक्स वाई जेड आर इंक्लूडिंग एक्स वाई जेड आर ऑल्सो जीरो, अगर ऐसा कहीं गिवन होता तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n माइनस वन एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे n क्या हो जाता है मेरा 12, k हो जाता है 3, 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन दैट इज 14 c2। नो 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1 7। उस केस में मेरे पास आंसर आता है 91। नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं अगर हमको जीरो वाले सॉल्यूशन से इंक्लूड करने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में से बोला है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हमारे सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा n माइनस वन सी के माइनस वन, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमसे बोला है आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड वेयर ए एंड बी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एंड सी इज इक्वल टू वी। इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमेशा इंटीजर बना के फॉर्म करते हैं। सपोज मैंने ए को 1 लिया, बी को 2 लिया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे पुट करके देखते तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो 9 इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर पहला। अब एक और केस हम ले लेते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ, बी की वैल्यू 3 ले लूँ, बिकॉज दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49 एंड 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि द आई इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर या स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको बस 2 से 3 जनरल केसेस लेने हैं, अगर वो एक पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। दिस नंबर, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नो व्हाट इज एन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यदि मैं 1 3 5 7 9 की बात करूं, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स होते हैं। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो ये 3 नंबर हैं पहले के, ये जो हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, और हमको पता है कि जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, इट इज अ को प्राइम नंबर। नाउ 9 ही हमारे पास एक ऐसा ऑड इंटीजर बचा विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर विच इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। So this question is indirectly asking that this number is divisible by 9, okay, this number is divisible by 9। तो नंबर डिविजिबल बाई 9 के लिए क्या करना होता है, इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको डिविजिबल होना पड़ता है 9 से। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 22 प्लस 7 29 प्लस 1 30 36 41। नाउ 41 प्लस p जो है इसके सम ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। नाउ दिस 41 प्लस p मस्ट बी डिविजिबल बाई मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ओके। तो p को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, p को होना पड़ेगा 4, जिससे कि ये बनेगा 45। 45 फिर किससे डिविजिबल होगा 9 से, राइट। तो p को यहाँ पे 4 होना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए इन सभी का रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हमें इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू सम अप ऑल द रिमाइंडर्स, ओके। दैट इज 1 टू द पावर 5 बाय 4 का जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऐड करेंगे, प्लस 2 टू द पावर 5 बाय 4 का जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करेंगे, 3 टू द पावर 5 का जो रिमाइंडर आएगा उसको, 4 टू द पावर 5 का जो इसको, और प्लस 5 टू द पावर 5 अपॉन 4, राइट। तो अभी देख लेते हैं इंडिविजुअल रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 32/4 रिमाइंडर 0 आएगा। 3 टू द पावर 5 कितना होता है 243, 243 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना आएगा 3, बिकॉज 243 होता है। 243 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा 3। नाउ 4 टू द पावर 5 को, सॉरी ये 4 होगा ना, हाँ 4 टू द पावर 5 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा। अब 5 टू द पावर 5 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 5 टू द पावर 5 कितना होता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 3125।
3125 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3124 को डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर आता है, इसको डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमने देखा कि इन सभी के इंडिविजुअल रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं ये, तो इन सभी का जब मैं सम करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, लेकिन चूंकि 5 तो 4 से बड़ा है तो वापस से मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से, तब जाके रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 1। तो यही हमारे पास इसका आंसर होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसका और कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का। व्हाट इज द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू द पावर 99? जब 3 टू द पावर 1 होता है तो यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में डिजिट क्या होती है 3। जब 3 टू द पावर 2 होता है तो 9, 3 टू द पावर 3 होता है तो 7 होता है, 3 टू द पावर 4 होता है तो 1 होता है, राइट। 3 टू द पावर 5 होता है तो फिर से 3 हो जाता है। तो हमको पता है कि 3 टू द पावर जो 4 के मल्टीपल में यहाँ पे आएगा तो 3 टू द पावर 100 की जो यूनिट डिजिट आएगी ऐसे ही आएगी, क्योंकि बिकॉज 100 4 का मल्टीपल है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। उससे जस्ट पहले वाला यहाँ पे आएगा तो उस केस में उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 7। तो 3 टू द पावर 99 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा 7, राइट। नेक्स्ट वाले पे आता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम इज बेसिकली 28 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1740। तो एल की वैल्यू 28 एच है तो ये हो जाएगा 29, एच की वैल्यू हो जाएगी 1740, एच की वैल्यू हो जाएगी 1740 अपॉन 29। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा ये 29 6 है ना, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 60। जैसे ही एच की वैल्यू 60 हो जाएगी तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है 8 4 1680। एलसीएम आपका 1680 आ जाएगा है ना, और एचसीएफ आपका 60 आ जाएगा। देन व्हाट इज, अब देखिए हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय देयर एलसीएम। ये होता है, एक नंबर हमको ऑलरेडी दे रखा हुआ है कितना 240, सपोज 240 इज है, देन अनदर नंबर वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ इज 60 एंड द एलसीएम इज 1680, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाई 1680 अपॉन में 240, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 420। तो दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ गया 420, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर एवरी n की बात कर रहा है। तो ये भाई जब बीच में माइनस का साइन आता है ना तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू एवरी इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाता है, ठीक है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर नाइदर इवन नॉर ऑड, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, n आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सब में चल जाएगा, ठीक है। अगर वो x माइनस a से डिविजिबल है तो वहाँ पे n आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, तो दैट इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन एवरी नेचुरल नंबर। नाउ अगर यहाँ पे x प्लस ए होता है ना, x प्लस ए होता तो उस केस में क्या होता, उस वाले केस में सिर्फ n जब इवन इंटीजर होता तभी होता है ना, n जब इवन इंटीजर होता तो तभी होता है x प्लस ए वाले केस में। अब सपोज यहाँ पे x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n आता, उस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ जब वो x प्लस ए से तभी डिविजिबल है जब n एक आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, राइट। अगर यहाँ पे x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n होता तो, और x माइनस ए से तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो एवरी नेचुरल नंबर n हो जाएगा, राइट। इफ दिस इज डिवाइडेड बाई 18, देखिए फिर से वही सेम चीज है, मैंने आपसे क्या बोला था बार बार, यदि मैं 17 को 1 माइनस 18 या 18 माइनस 1 ही आप बोल दो, 18 माइनस 1 के फॉर्म में लिख लिया और इसको मैंने 18 से डिवाइड कर दिया। मैंने आपसे बार बार बोला है कि अगर आपने ऐसे किसी नंबर को फॉर्म में ले आया 1 प्लस बी अपॉन बी की पावर n ऐसे किसी फॉर्म में लाया है तो उसका जो आगे जो डिजिट मल्टीप्लाई होती है इसके साथ a, वही उसका रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट मल्टीप्लाइड है 1 है ना, यहाँ पे कौन सी डिजिट मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 इज द रिमाइंडर इटसेल्फ, बस हो गया, आंसर आ गया। और तब भी आपको अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लगा के इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 2020c0 18 की पावर 2020, फिर यहाँ पे सबसे जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा आपका 2020c 2020 18 की पावर 0। अब देखिए इसके जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसके पहले जितने टर्म्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वो सब के सब में 18 की पावर में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। अब कुछ ना कुछ आने की वजह से ये सारे के सारे टर्म्स 18 से डिविजल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले टर्म में 18 की पावर 0 आ रहा है, जो कि सीधे सीधे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 आ रहा है। अगर मैं 1 को 18 से डिवाइड करूंगा तो द रिमाइंडर विल बी इटसेल्फ 1 ओनली, राइट। नो इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस रूट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा √2 माइनस √3 है ना, कितना हो जाएगा √2 माइनस √3 यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस हो जाएगा फिर से, तो मतलब माइनस सब में कॉमन आएगा तो माइनस सबको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर सबको ऐड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा प्लस √3 माइनस √4, ऐसे करते करते सो ऑन, √99 माइनस √100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन बाहर है, -√2 प्लस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -√3 प्लस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यानी कि लास्ट वाला टर्म बचेगा सिर्फ -√100, -√100 इसी बचेगा, है ना, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 माइनस √100, यानी कि -1 माइनस 10, यानी कि -9 दैट इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, x टू द पावर m इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 x की पावर 3/2, x की पावर 3/4 हो जाएगा ये, x की पावर 3/4 इंटू x हो जाएगा x की पावर 7/4, x की पावर 7/4 की पावर 1/14, तो x टू द पावर m इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7/56, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर 1/8, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 1/8, ठीक है। इसको जब आप अंदर से सॉल्व करिएगा तो x की पावर 1/2 आएगा, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगाए तो x की पावर 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू 1, 3/4 प्लस 1 7/4 हो जाएगा, x की पावर 7/4 की पावर 1/14 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर m। तो इसको सॉल्व करिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, अब देखिए फिर से वही सवाल आया है। अब आप इसको करने मत बैठ जाइएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने आपसे बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि, और a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3 ab, a प्लस बी, यानी कि प्लस 3a² b, मतलब ये तो हो जाएगा, ये नहीं बेसिकली, ये तो अब क्यूब हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर्स का स्क्वायर लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c है, राइट। कहने का ये मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर आपके जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उनका पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जो कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। सेम टू सेम काम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। टोटल नंबर्स कितने मेरे पास, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। तो मुझे इन सब का प्रोडक्ट चाहिए, मैं सपोज मानता हूँ कि उन सब का प्रोडक्ट टी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-1 ++-2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते +-5, इन सभी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिया जो कि LHS में है, दैट इज इक्वल टू इन सब का स्क्वायर। जब मैं इन सब का स्क्वायर लूंगा तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, +-1 का स्क्वायर लूंगा तो 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि दो बार है, दोनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। सिमिलरली प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 + 4 एक और बार, +3 + 9 दो बार, सबका दो बार आ जाएगा, है ना, सबका प्लस ये वाला टर्म आएगा जो कि हमको चाहिए, +2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टी जो कि हमको चाहिए, राइट। ये वाला टर्म अगर आप देखिएगा तो 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में, ये भी अपने आप में, अपने सब कुछ सब अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो LHS वाला टर्म तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करिए, 2 + 8 इज 10, 10 + 9 इज 19 एंड 19 + 9 28, 28 + 32 कितना हो जाएगा, 60, 60 + 50 is 110, okay, so 0 is equal to 110 plus 2t, so 2t is equal to -110, t is equals to -55, है ना। तो जो t की आपके पास जो वैल्यू आई है वो बेसिकली क्या है, -55। A train of length this meter is moving at a uniform speed, the time required to cross a bridge of this, देखिए लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट होगा 165 + 110 अपॉन 132, चूंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैंसल बदल देते हैं 5/18 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7,275 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 5/18, यानी कि 18 ऊपर जाएगा तो 132 इंटू 5 से कैंसिल आउट 55 हो जाएगा ये, 6 3 6 2 12 22, 11 2 11 5 तो 15/2 जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 7.5 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, यानी कि SI जो है वो आपका 4 टाइम्स P है, सॉरी 1/4 टाइम्स P है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स एंड द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि R की जो वैल्यू है वो T के बराबर है, तो दोनों को R ही मान लेते हैं, देन द नंबर ऑफ ईयर्स सब वो दोनों को T मान लेते हैं। तो SI आपका दिया है 1/4 टाइम्स P दैट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R को हम T रख देते हैं, टाइम तो T है ही अपॉन 100, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 25, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25, दैट मीन्स टी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अ 60 पेज बुक हैज n लाइन्स पर पेज, है ना, अ 60 पेज बुक हैज n लाइन्स पर पेज। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 60n, है ना, 60n हो जाएंगी। इफ द नंबर ऑफ लाइन्स वर reduced by 3 in each page, the number of pages would have to be increased by 10 to give the same writing space। सेम राइटिंग स्पेस से मतलब है कि सेम नंबर ऑफ लाइन्स के लिए मेरे को अगर चाहिए होगा तो नंबर ऑफ लाइन्स को मैंने 3 से रिड्यूस कर दिया एक पेज से, और उसको मैंने फिर नंबर ऑफ पेजेस वुड हैव टू बी इंक्रीज्ड बाय 10, यानी कि उसको 70 करना पड़ा। सो टू गिव द सेम राइटिंग मतलब कि उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 60n। इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 70n माइनस 210 इज इक्वल टू 60n। सो 10n इज इक्वल टू 210 एंड n इज इक्वल टू 21। हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 21, राइट। यही करना था हमको। इफ x men वर्किंग x आवर्स पर डे कैन डू x यूनिट्स ऑफ वर्क इन x डेज, वही सेम बात है, एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। m1 मल्टीप्लाइड बाई d1 मल्टीप्लाइड बाई h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई d2 मल्टीप्लाइड बाई h2 अपॉन w2। यही आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो m1 क्या है मेरे पास x1 है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज कितना है x डेज है, मल्टीप्लाइड बाई हावर्स कितने हैं x आवर्स है, वर्क डन कितना हो रहा है x यूनिट्स ऑफ वर्क, देन y मैन working y hours per day in y days will be able to do the k units of work, then what is the value of k। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि y क्यूब x टू द पावर -2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए कितना आसान पूछा, डायरेक्टली बस एक फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं। लेट डी एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, डी एन ऐसे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो d ऑफ 5 इज इक्वल टू d ऑफ 11। पॉजिटिव डिवाइजर्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, 5 के 5 और 1, 11 के क्या 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 हो जाएंगे 11 और 1। तो ऑब्वियसली दोनों के पास दो डिवाइजर आ रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2, तो क्या इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 होंगे, देख लेते हैं। इसके 5 हो जाएगा, 5 इसका 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके पास टोटल 4 डिवाइजर आ रहे हैं और 2 इंटू 2 तो 4 होता ही है, मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। सॉरी, नो d5 का 2 है, d11 का 2 है, तो क्या 16 के भी 4 होंगे, देख लेते हैं। 1 होता है, इसका 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, तो ये तो 5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 2 + 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। नाउ लेट an इज इक्वल टू pn + 1 where pn is the product of the first and prime numbers। अभी मैंने आपको बोला था ना, फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 2 × 3 × 4 × 5 में ये जो pn आपको दे रखा है यही तो है pn। pn क्या बोल रहा है हमसे, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स। फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स में यदि मैं 1 का ऐड कर दूं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है +1 ऐड करूंगा, तो वो भी अभी हमने देखा था जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 2020 के फर्स्ट वाले पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स +1 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, राइट, वो भी एक प्राइम नंबर होता है। तो अब देखिए ये हमारा an हो जाएगा, एंड an इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि an इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, तो ये गलत है। अब an + 2 देखिए, अगर an एक प्राइम नंबर है तो वो एक ऑड नंबर होगा, an एक ऑड नंबर होगा, राइट। तो an + 2 भी तो एक ऑड नंबर होगा, an एक +2 भी तो ऑड नंबर होगा, तो an + 2 एक ऑड नंबर हो जाएगा। वाई, बिकॉज an पहले से प्राइम नंबर है, सपोज 9 है, तो 9 + 2 11, वो भी एक ऑड नंबर हो जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। an + 1 जो कि हमारा इवन नंबर हो जाएगा, सपोज an 9 है, तो an में हमने 1 ऐड किया तो 10 हो गया, तो 10 एक इवन नंबर हो गया। तो हमारा जो है सेकंड एंड थर्ड वाला ही ओनली करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल at their cost price but uses a faulty balance which reads 1000 gram for 800 gram। now what is the actual profit percentage। तो देखिए अगर हमसे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका मतलब कि उसको वो क्या क्लेम कर रहा है कि सेल्स द आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो वो 2 तरीके से कमा सकता है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दे, जो कि नॉर्मली बहुत लोग करते हैं, नहीं तो अगर सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ानी है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, एटलीस्ट वो क्लेम कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, तो क्या करेगा,
उसकी जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वही घटा देगा, मतलब कुछ चेंज करके, या तो आइटम ही कम बेचेगा, या तो आइटम कम बेचेगा, इसमें कुछ मिलावट कर देगा, है ना। वो जो मिल्क मैन वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए सपोज उसका जो सीपी था, जिस जिस प्राइस पे उसने आर्टिकल खरीदे थे कहीं से, वो एक्स था। अब वो उसको बेच भी रहा है एक्स पे, तो अगर वो बेचेगा एक्स पे तो ठीक है, ये सही है। लेकिन उसने कुछ गड़बड़ी की है, दैट मीन्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम, ठीक है। मतलब कि वो क्लेम कर रहा है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ एक्स रुपीज में, लेकिन एक्चुअली वो कितना बेच रहा है, 800। तो 800 ग्राम की एक्चुअल कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 800, यानी कि ये है हमारा एक्चुअल सीपी। ये हमारा जो है एक्चुअल सीपी है, सीपी एक्चुअल में, यानी कि 800 की सीपी जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x/5। ये हमारी एक्चुअल सीपी है। बेस तो वो एसपी में रहा है ना। अगर वो 1000 बेचता तब जाके उसकी कॉस्ट प्राइस एक्स होती, लेकिन वो सिर्फ 800 बेच रहे तो फिर ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। 4x/5 हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो एक्स ही है, तो उसके पास प्रॉफिट हो जाएगा x माइनस 4x/5 अपॉन 4x/5 इंटू 100, ठीक है। x/5 डिवाइडेड बाई 4x/5, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour, ठीक है। 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कहने का मतलब है कि हमारे पास लेंथ भी आ चुका है, लेंथ हमको दे रखा है 2 किलोमीटर, ब्रेड्थ हमको दे रखा है 40 मीटर, और हाइट हमको दे रखा है 3 मीटर, यानी कि पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। और पर आवर, एक आवर में ये इतना गिर रहा है, राइट। एल की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर की लेंथ से पानी बह रहा है एक घंटे के अंदर, 2000 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में इतना पानी जा रहा है, तो एक मिनट में कितना जाएगा, एज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिवाइड बाई 60 कर देंगे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये बचेगा 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 4000 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 400000, यानी कि इतने लीटर्स, यानी कि कितने लीटर्स, 40 लाख लीटर, है ना। 40 लाख लीटर जो है पानी जा रहा है एक मिनट के अंदर, फॉल इनटू द सी फ्रॉम दिस रिवर। रिवर से जो है पानी जा रहा है सी में 40 लाख लीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये जो आपको चीज दी हुई है ना 2 किलोमीटर पर आवर, ये बेसिकली लेंथ है पर स्पीड। तो लेंथ को मैंने यहाँ पे रख दिया, और वो एक आवर में बता रहा था, यानी कि 60 मिनट में 2000 मीटर, ये जो 2 किलोमीटर है उसको मैंने 2000 मीटर मतलब इंटू 40 मीटर वाइड इंटू 3 मीटर डीप इंटू दिस, तो बस ये आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 40 लाख लीटर। इफ अ टेलीविजन सेट इज सोल्ड एट ₹X, अ लॉस ऑफ 28% वुड बी इनकर्ड। इफ इट इज सोल्ड एट ₹Y, प्रॉफिट ऑफ 12% वुड बी इनकर्ड। देखिए लॉस ऑफ 28% वुड बी इनकर्ड। सपोज कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपए थी, है ना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये थी। अगर मैं उसको एक्स रुपीज में बेचता हूं तो 28% का लॉस होता है। कहने का मतलब है कि x माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 28। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। मैं सॉरी, ये -28 होगा ना, क्योंकि ये लॉस हो रहा है मैं, तो -28 हो जाएगा। तो -28 प्लस 100 कितना हो जाएगा, -28 प्लस 100 विल बी 272, यानी कि जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस थी वो 72 थी, ठीक है। अब इफ इट इज सोल्ड एट ₹Y, है प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि y माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 12%। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112। x की वैल्यू 72 आ गई, y की वैल्यू 112 आ गई। अब y इज टू x का रेशियो पूछ रहा है, तो 112 अपॉन 72, 8 32 14 और 8 9 तो 14:9 जो है इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको x लेने की बजाय सीधे सीधे एक 100 कॉस्ट प्राइस लीजिए, बिकॉज कॉस्ट प्राइस फिक्स है, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। By increasing the speed of his car by 50 km per hour, a person covers a distance of 300 km by taking an hour less than before। कहने का मतलब यह है कि जिस वो यूजुअल स्पीड से चल रहा था वो माइनस वो जब उसने स्पीड बढ़ाई अपनी, तो डिफरेंस कितना आया, एन आवर लेस देन बिफोर, यानी कि 1 घंटा कम। यानी कि अगर वो 300x
300/x की जब वो स्पीड से चल रहा था तब उसको टाइम टी आवर लग रहा था, और जब वो 300/x+50 यानी कि जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो t-1 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो t की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 300/x+15 इज इक्वल टू 300/x-1। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के बजाय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके देख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं x को 45 रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 300/60 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 345-1, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 20/3 तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो पहली बात ये तो नहीं होगा। 50 ट्राई करके देखते हैं, तो 300/55 इज इक्वल टू 300/50-1, तो हो जाएगा 511, ये हो जाएगा 60। देखिए अब यहाँ पे LHS में फ्रैक्शन आ रहा है, RHS में इंटीजर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाले दोनों ऑप्शन का है। तीसरा 60 ट्राई करके देखते हैं, क्या 60 आ रहा है। 300/75 इज इक्वल टू 300/60-1, 75 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 5-1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिना हम इसको सॉल्व किए हम यहाँ से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 km/h। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। ओके, देखिए हमसे कह रहा है कि 3 पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल्स इन द रेशियो 1:3:1:4:1:5। ठीक है, इतने कैपिटल से स्टार्ट किया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन इंटीजर में आ रहा है तो मैं इसको एक सॉरी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 345 कैल्शियम कितना होता है 60, है ना, 345 कैल्शियम 60 होता है, तो मैं इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 20:15:12, यानी कि जो 3 पर्सन थे उन्होंने इस कैपिटल में इन्वेस्ट किया। ठीक है, उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया इस कैपिटल से। अब हमसे कह रहा है कि द फर्स्ट पर्सन विथड्रॉज हाफ इज कैपिटल आफ्टर 4 months, व्हाट इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इफ द बिजनेस फेचेज एन एनुअल मतलब कि एक साल के लिए बिजनेस को स्टार्ट किया गया था, राइट। इफ द बिजनेस फेचेज एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 96,000 एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। नाउ सी, इसमें कह रहा है कि पर्सन द फर्स्ट पर्सन विड्रॉज हाफ इज कैपिटल, सपोज उसका कैपिटल 20x था, राइट, तो उसने 20x तो रखा 4 months तक, मतलब 4 month तक तो उसने 20x रखा, लेकिन चौथे मंथ के बाद उसने अपने कैपिटल का आधा विथड्रॉ कर लिया, यानी कि उसके पास कितना बचा 10x, राइट, उसके पास 10x बचा फॉर द रिमेनिंग 8 months। ठीक है, पहले के 4 मंथ के लिए तो 20x थे जो कि उसका इनिशियल उसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन बाकी के जो 8 मंथ है उसमें उसने आधा विथड्रॉ कर लिया, तो 10x बचा, तो दैट इज इक्वल टू टोटल इसका कितना हो जाएगा इन्वेस्टेड मनी 80x + 80x, दैट इज इक्वल टू 160x। ठीक है, अब चूंकि हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए उस पर्सन का, तो हमें तीनों का पहले इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया। तो ये पर्सन ए ने इन्वेस्ट किया, पर्सन बी ने कितना किया 15, उसने पूरा 15x रखा पूरा 12 महीने तक, तो उसका 180x हो जाएगा बी का। सी का कितना हो जाएगा 12x मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 144x, ये हो जाएगा आपका सी का। ठीक है, टोटल 160x + 180x + 144x। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 18, है ना, 484x। टोटल जो इन्वेस्टेड मनी था वो था 484x। प्रॉफिट कितने का हुआ 96,800 का, तो उसका शेयर कितना जाएगा, उसका शेयर इतना था, और ये टोटल शेयर था 484x, प्रॉफिट कितने का हुआ 96,800 का, तो निकाल दीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, 4 1 4 2 4 1 4 2 8 4 16, और ये 24200, ये हो जाएगा 121 से ऐसे कटेगा तो 200 हो जाएगा, 16 2 32,000, ये होगा उसका ए का प्रॉफिट रिटर्न, है ना, ए को कितना प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस से, तो ये हो जाएगा आपका 32,000, राइट। अब यार इस वाले पे आता है, if x varies as y then which of the following are correct। now it says that x varies as y, x is directly proportional to y, that means x equal to ky। now x square plus y square varies as x square minus y square, is it correct or not? Let us first see this। x को हम ky यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर इंटू k + 1, ये बनेगा। ठीक है, और ये सॉरी ये k स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये y आपका हो जाएगा k स्क्वायर ना,
तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया। दूसरा मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं यहाँ से, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नॉट दिस इज अ कांस्टेंट सपोज के, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि एक्स अपॉन वाई स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स को के वाई डाल के देख लेते हैं। एक्स अगर यदि के वाई है तो वाई स्क्वायर है ना, तो के वाई अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। एक्स अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन वाई। दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई वेरीज इनवर्सली एज वन अपॉन वाई, या मतलब वेरीज, या तो आप ऐसे बोलो, देखो इसको इसके दो तरीके होते हैं बोलने के। दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा ये, जो कि यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमसे कह रहा है ये वाला, तो यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे। क्या, इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर अपॉन वाई स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू एन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये x की वैल्यू के वाई है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे के वाई सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो के स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू के वाई, तो k यहाँ पे रखेंगे तो k की पावर फोर, y की पावर फोर, यानी कि y की पावर सिक्स, इसकी पावर वन अपॉन टू एन, ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन वन अपॉन टू, ये दे लेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर वाई क्यूब, इसकी होल की पावर वन अपॉन एन, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वन, है ना, ये आपका वन हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट होकर वन होगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, इसकी रूट क्यूब रूट मतलब इसका nth रूट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी वन हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका वन टू nth रूट इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स इट वेरीज एज दिस एक्सप्रेशन। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो वन टू एंड थ्री जो है करेक्ट हो जाएगा। Anna was born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. 13 years अभी Anna है, ठीक है, 24 years older than Anna, यानी कि उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 13 37, राइट। मदर इज 3 years यंगर, यानी कि फादर की एज कितनी हो जाएगी फिर 40। नाउ एट व्हाट एज डिड एनास फादर गेट मैरिज, तो भाई एना अभी 13 साल की है, फादर एना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। तो जब ये पैदा हुई थी तो फादर की एज कितनी थी, 40 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 27, लेकिन वो पैदा हुई जब उसके पेरेंट्स 4 साल शादी को हो चुके थे। ठीक है, जब 4 साल शादी को हो चुके थे तब जाके वो पैदा हुई, तो जब वो पैदा हुई तो फादर की एज 27 थी, तो 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 23 ईयर्स। तो 23 ईयर्स में जो है उसके फादर ने मैरिज करी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। महेश इज 60 years ओल्ड, राम इज 5 years यंगर टू महेश। महेश की 60, राम इज 5 years यंगर टू महेश, तो राम की एज कितनी हो जाएगी 55 एंड 4 years एल्डर टू राजू। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी, ये राजू हो जाएगा, ये राम हो जाएगा। राम अगर ये राम जो है 4 years एल्डर टू राजू है, तो राम की एज 51 है, राजू की एज 51 हो जाएगी। बाबू इज अ यंगर ब्रदर ऑफ राजू एंड ही इज 6 years यंगर, तो बाबू की एज कितनी हो जाएगी 51 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 45। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन महेश एंड बाबू, महेश की एज 60 है, बाबू की एज 45 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 ईयर्स का। ठीक है, आसान आसान सवाल है, तुरंत हो जाएंगे। द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बुकलेट इज n, इन द फर्स्ट ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x%, तो n में हमने x% ऑफ n का इंक्रीज किया, राइट, एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ x%, फिर से हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है,
एक मिनट यहाँ पे एन क्यों लगाएंगे, यहाँ पे तो एन पहले से ही हो जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी कॉमन आ ही चुका है। तो ये हो जाएगा आपका, हमसे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 years व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बुकलेट। तो देखिए एन ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। तो जो आपका एन डैश आया वो ये आया, राइट। एन डैश आपका क्या आ जाएगा, एन डैश इज इक्वल्स टू एन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की कोई भी एक वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी, अगर वो यहाँ पे है तो इसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी एक ऐसा नंबर होगा, राइट। अगर मैं उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा उस नंबर को, तो वो ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी जो 1 से कम हो जाएगी, है ना। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 से कम हो गई, तो ऑब्वियसली जो है एन डैश जो है लेस देन एन हो जाएगा। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमको, एन डैश जो है वो लेस देन एन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन एन। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम इसको सीधे सॉल्व भी कर देते हैं। हमको दे रखा है कि ए बी प्लस एक्स वाई की वैल्यू एक्स बी है, और बी सी प्लस वाई जेड की वैल्यू है सी वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैं एक्स वाई से इक्वेशन पूरी डिवाइड कर दूं, है ना, पूरी इक्वेशन को मैं एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए ए बी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस वाई, है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू वाई सी माइनस जेड, ये हो जाएगा। इसको और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, देखिए कैसे, अच्छे से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है कि x अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमको x और z की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन बी माइनस वाई, इसकी वैल्यू है x यहाँ से, और यहाँ से मुझे z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वाई माइनस बी, है ना, अपॉन वाई, ये मेरे पास आ जाएगी z की वैल्यू, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है एक्स अपॉन ए, तो ए को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ से एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपॉन बी माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे सी जेड को इधर ले जाता हूँ, सी अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। अब एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड, एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन बी माइनस वाई प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी, ये हो जाएगा। इसको अब कैसे करें, b अपॉन बी माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई, तो 1 अपॉन बी माइनस बी माइनस वाई यहाँ आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो x अपॉन ए प्लस सी अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपकी x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल क्यूब, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आप इसको ध्यान से अगर देख पाए, अगर मैं इसको ओपन करता हूं यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए वही सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपका जो लिखा हुआ है, बस आपको है ना नज़र एकदम अच्छी रखनी पड़ेगी। तुरंत देखिए, तुरंत इसको देखते मेरे दिमाग में आया कि ये किसी न किसी का इसका स्क्वायर होगा, इसका क्यूब होगा, और ये इसका क्यूब तो है ही। अब इसको मैं ध्यान से लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इन चूंकि मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मुझे इन दोनों में कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। The HCF and LCM of two polynomials are this and this. If the one polynomial is this, then what is the other polynomial? बस वही सेम चीज करनी है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इससे डिवाइड कर देना। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 x की पावर 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस 21x क्यूब और प्लस 30x क्यूब, कितना हो जाएगा 30 प्लस 21 हो जाएगा आपका 51x क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस 30x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस 23x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 9x
और -10x दैट विल इक्वल टू -19x, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा -3। ये मेरा आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मुझे इस प्रोडक्ट को इस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, वही अपना फॉर्म बना के, ऐसे जो फॉर्म बनाते हैं हम लोग, 90x⁴ प्लस 51x³ -23x² -19x-3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला 15 आ जाएगा, 15 6 90 होता है ना, 15x², तो ये आपका 90x⁴, और ये आपका हो जाएगा प्लस 75x³, ये गया यहाँ से। या अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 71 24 माइनस 24x³, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 15x²। यहाँ पे 15x² आया था, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -38x², ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा -4x, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर भी तो गया। अब -4x ये आया तो कितना हो जाएगा, -24x³ -20x², यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4x भी हो जाएगा, ठीक है। -38 + 20 -18x², तो -19x + 4x कितना हो जाएगा, -15x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, -3 रख दूंगा। क्यों, -3 जैसे मैंने रखा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -18x², और फिर यहाँ पे -15x, ये तो दोनों कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे +3 बचेगा, है ना। और ये +3 और -3 ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ये लास्ट में -3 बचा, -3 और -3 दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा, और मेरे पास जो नया क्वेश्चन आया वो ये आया, तो ये इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। 2pq - p + 4q -2 इज इक्वल टू 2pq - 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर 2pq कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और p - 4q की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, पहला इक्वेशन ही आ गया मेरे पास, 2pq - p - 4q + 2 इज इक्वल टू 2pq - 10, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये फिर उधर जाएगा p + 4q, इस बार इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, p - 4q की वैल्यू आ जाएगी 8, इसको जब ऐड करेंगे तो 2p की वैल्यू आ जाएगी 20, p की वैल्यू आ जाएगी 10। जैसे p की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 - 12 इज इक्वल टू -4q, -2 इज इक्वल टू -4q, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, q की वैल्यू आ जाएगी 1/2, p की वैल्यू 10 है, p q का प्रोडक्ट पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये जो टर्म लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a² c + ac² + ac² + c³ में टूट सकता है। अगर मैं ऐसे ac कॉमन लूंगा तो बचेगा a + c, और यहाँ पे मैं c² कॉमन लूंगा तो बचेगा a + c, तो फर्दर ac + c² इंटू a + c, ये होगा। ऊपर दिया हुआ a² - c², नीचे ये है a² - c² को मैं a + c इंटू a - c लिख सकता हूँ। नीचे में हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखा है c इंटू a + c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a - c/c इंटू a + c, ये। अब दूसरा माइनस, अगर यहाँ पे हम देखें वही सेम केस, यहाँ पे भी a इंटू a + c यहाँ पे आ जाएगा, c यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा a² - c², यानी कि a + c इंटू a - c, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a/c इंटू a - c। कहने का ये मतलब है कि ये वाला टर्म ये बन गया और ये वाला टर्म ये बन गया। तो फाइनल फिर से मैं इसको इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, a/c इंटू a - c, माइनस में a - c/c इंटू a + c, फिर -2c अपॉन a + c इंटू a - c + 3/a + c, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को साथ ले आता हूँ, इसको और इसको साथ में लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे a + c a - c का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इन दोनों को साथ ले आता हूँ, ठीक है। इन दोनों को, इसको और इसको, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे a + c की कमी है, तो a इंटू a + c माइनस में 2c, यहाँ पे सिर्फ c की कमी है तो 2c² हो जाएगा, अपॉन में c इंटू a - c इंटू a + c प्लस, अब देखिए
यहाँ पे सी की कमी तो हो जाएगा 3c माइनस ए प्लस सी अपॉन सी इंटू ए प्लस सी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस सी की कमी है तो इसको भी खत्म कर देते हैं, c इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c माइनस ए, 4c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको करते हैं, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में c इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ये हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए सी प्लस 4ac प्लस 6ac यानी कि 6ac और हो जाएगा माइनस 6c स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका c इंटू ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी। अब यहाँ से 6c कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका ए माइनस सी ऊपर c ए माइनस सी ए प्लस सी, ए माइनस सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 अपॉन ए प्लस सी जो है आपका आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना था, यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी है ना, तो इस बात को अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कि वैसे क्वेश्चन छोड़ने लायक भी, अगर आपको आगे स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट वाला सवाल आता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यदि हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई, अब सबका आप स्क्वायर करके देखो इसको देख के, है ना, तो या तो आप सबका स्क्वायर करिए, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसमें भी बहुत टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4x की पावर 4, फिर आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, है ना, एक मिनट, हाँ फिर से करते हैं इसको, अगर मैं इसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास, ये वाला देख लेते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा 4x की पावर 4, फिर यहाँ पे आपका पास हो जाएगा कितना माइनस 4x क्यूब, है ना, माइनस कितना 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब यानी कि माइनस 8x क्यूब आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ तो x ही आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ भी देख ही लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, यहाँ पे हमने इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये माइनस 8x क्यूब आ रहा था, हमको चाहिए प्लस 8x क्यूब। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4x की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, प्लस 4x क्यूब और यहाँ पे प्लस 4x क्यूब, तो प्लस 8x क्यूब आ गया, ठीक है। दूसरा प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, देखिए 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 तो यानी कि प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है और यहाँ पे तो प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको ऐसे चेक करते हैं, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड की ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर लाइए। सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सपोज दैट 2 डिजिट नंबर इज xy, तो सम कितना हो जाएगा 13 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो पहले नंबर क्या था ये, हमने उसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद क्या बना 10y प्लस एक्स, जब मैंने दोनों का डिफरेंस लिया तो आ गया 27, ठीक है, वो आ गया 27, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको करूँ तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 और x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू 16 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन को k के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बी के प्लस सी के, y की वैल्यू क्या आ जाएगी सी के प्लस ए के और z की वैल्यू क्या आ जाएगी बी के माइनस ए के, मुझे जीरो लाना है किसी भी हद में, मुझे जीरो लाना है, तो मैं बी के x माइनस जेड करूँगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो जब मैं x माइनस जेड प्लस वाई करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस बी के और माइनस ए के, एक मिनट सॉरी एक मिनट इसको अभी हटाते हैं फिलहाल के लिए। हाँ क्या बोल रहा था ये,
z इज इक्वल टू बी के माइनस ए के और x इज इक्वल टू बी के प्लस सी के, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मुझे यहाँ पे ज़ीरो लाना है। ठीक है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, x और y को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सपोज x माइनस वाई को यदि मैं करूंगा तो माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा बी के माइनस ए के। और अगर मैं यहाँ पे z को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस बी के प्लस ए के हो जाएगा, है ना, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, तो बी के माइनस ए के प्लस ए के, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। X, Y, Z travel from the same place with uniform speeds 4 km per hour, 5 km per hour, same 6. Y starts 2 hours after X. And how long after Y must Z start? So in order so that they overtake X at the same instant. देखिए X Y जो है 2 घंटे बाद निकला X के, है ना, तो X ने 2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली होगी। सपोज यहां से वो एक पॉइंट है जहां से ये लोग निकले, है ना, x ने 2 घंटे के अंदर, चूंकि y ने 2 घंटे बाद चालू किया x के, तो x ने 2 घंटे के अंदर कितनी दूरी कवर कर ली 8 किलोमीटर, है ना, x यहां पे पहुंच गया 8 किलोमीटर, यहां तक पहुंच गया x। ठीक है, अब तब जाके वो y यहां से चलना चालू हुआ। नाउ हाउ लॉन्ग आफ्टर y मस्ट z स्टार्ट इन ऑर्डर दैट दे ओवरटेक x एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, तो देखिए सपोज x जब यहाँ पे था और x दूरी चलने के बाद, है ना, चलो स्मॉल a दूरी चलने के बाद यहाँ एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहां पे तीनों की तीनों साथ में मिलते हैं। ठीक है, सपोज जो है y ने मतलब z ने सपोज x आवर्स के बाद, z ने b आवर्स के बाद, है ना, b आवर्स के बाद उसने स्टार्ट किया, तो उस b घंटे के दौरान y ने कितना ट्रेवल किया होगा 5b। सपोज y ने ट्रेवल किया 5b, राइट, यहां पे पहुंचा। जब y यहां पे था तब z ने यहां से चालू किया। ठीक है, अब z को टोटल कितनी दूरी चलनी होगी 5b, z को कितनी दूरी चलनी है 8 माइनस 5b, इतनी दूरी प्लस a। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो z को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी टोटल, z को 8 प्लस a, z को 8 प्लस a दूरी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 प्लस a दूरी कवर करनी पड़ेगी और उसकी स्पीड क्या है 6। और y को कितनी दूरी अभी कवर करनी है, y ने 5b कवर कर लिया है, तो उसको टोटल कितनी करनी है 8 प्लस a माइनस 5b, इतनी दूरी उसको अभी और कवर करनी है। तो अब देखिए, तो बस अब चूंकि तीनों के तीनों यहाँ पे सेम इंस्टेंट पे मिलते हैं, सेम टाइम पे मिलते हैं, और सेम टाइम का रेफरेंस जो है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस लिया गया है सेम टाइम का, यानी कि कहने का यह मतलब है कि जितने टाइम में x ने a डिस्टेंस कवर की a/4 किलोमीटर पर आवर, उतने ही टाइम में b ने इतनी दूरी कवर की, कितने 5 की स्पीड से, उतने में ही इसने z ने कितनी करी 8 प्लस a/6। ठीक है, तो मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 32 प्लस 4a, तो यह आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 16। ठीक है, लेकिन मुझे b की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमसे पूछे हाउ लॉन्ग आफ्टर y मस्ट z स्टार्ट, तो मैंने इसको b अज्यूम किया था, राइट। तो a की वैल्यू 16 यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस 5b/5, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 24 माइनस 5b इज इक्वल टू 4। या फिर यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, देखिए क्या मिस्टेक हुई है। देखिए जब y ने यहां से चलना चालू किया ना, जब देखिए x जब यहां पे था, यहां पे पहुंचा 8 किलोमीटर पे, तब यहां से y ने स्टार्ट किया, तो y को कितना चलना पड़ेगा 8 प्लस a, तो y को तो 8 प्लस a चलना ही चलना है। सपोज 8 प्लस ए चलने के बाद उसकी स्पीड क्या थी 5, 8 प्लस ए चलने के बाद वो वहां पे मिला, तो ये आपका टाइम हो जाएगा, जो कि टाइम
एक्स ने लिया ए डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 की स्पीड से, ये ठीक है, और ये आपका y टाइम टेकन बाई y हो जाएगा, ये टाइम टेकन बाई x हो जाएगा, ठीक है। तो a अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 प्लस a अपॉन 5, तो 5a इज इक्वल टू 32 प्लस 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 32। अच्छा, अब a की वैल्यू 32 आई। अब z ने जो है वो z ने जो है b आवर्स के बाद स्टार्ट किया, तो y ने तब तक कितनी दूरी कवर कर ली थी 5b, है ना। y ने तब तक कितनी दूरी कवर कर ली थी 5b। अब z को टोटल कितनी दूरी कवर करनी है 8 प्लस ए, 8 प्लस ए कवर करनी है ना, और उसकी स्पीड क्या है 6, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो 30 ए की वैल्यू 32 है, तो इतना टाइम, उसको कितना टाइम लगा 40/6, यानी कि 20/3, राइट। ये 20/3 टाइम उसको लगा, 20/3 टाइम उसको लगा। अब ये 5b है, ये 5b तो है 20/3। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो जो 5b है, जो ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा था वही टाइम डिफरेंस तो ये निकला है, 5b इज इक्वल टू 20/3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4/3, यानी कि 4/3 आवर्स के बाद z को निकालना चाहिए, सो दैट दे मीट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से देखिए 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा, और यहां से मैं इन दोनों में x टू द पावर n कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स टू द पावर n। नाउ इस डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n का जो फैक्टर होगा वो उसका एक फैक्टर तो 1 माइनस एक्स होगा ही होगा, है ना। उसका एक फैक्टर तो 1 माइनस एक्स होगा। आप x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n की बात करते हो, है ना। अगर मैं इसको माइनस को बाहर ले लूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1, है ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n का एक फैक्टर, चाहे n कोई भी नंबर हो, वो आपका x माइनस 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस बाहर है, तो अपॉन नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स, और बाकी जो भी रहेगा वो तो रहेगा। तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कंप्लीटली डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस एक्स का टर्म आ रहा है, तो 39 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अ पर्सन sold an article for 75 which cost him rupees x, but finally finds that he realized x% profits on his outlay. What is x? So cost price x है, सेलिंग प्राइस 75 है, कॉस्ट प्राइस x है, ये इंटू 100 दैट इज इक्वल टू x। तो 75 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा x 1 प्लस 50 माइनस 50x प्लस 150, ये हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 50, तो कितने का प्रॉफिट इनकर्ड हुआ था उसको 50% का, राइट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A car did a journey in t hours. Had the average speed been x किलोमीटर per hour, the journey would have taken y hours less. How long was the journey? सिंपल सा सवाल है। A car did a journey in t hours. Suppose d डिस्टेंस थी और कार की एवरेज स्पीड v थी, तो उसको टाइम लगा t। अगर कार की स्पीड बढ़ जाती बाई x किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगता, उसको टाइम लगता t माइनस वाई, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी हमसे पूछा हुआ है, यानी कि हमसे बेसिकली t की उसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे बेसिकली d की वैल्यू पूछ रहा है। तो d को मैं यहाँ पे vt रख देता हूँ, या फिर मैं v को d बाई टी रख देता हूँ, राइट। v को यदि मैं d बाई टी रख दूंगा तो d अपॉन d बाई टी प्लस एक्स इक्वल टू t माइनस वाई, तो d अपॉन d प्लस एक्स टी, डी टी ऊपर जाएगा, है ना, इज इक्वल टू टी माइनस वाई, ये हो जाएगा। सो डी टी इज इक्वल टू डी टी माइनस डी वाई प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स टी वाई, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी माइनस डी वाई,
तो डी वाई को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टी कॉमन यदि लेंगे तो बचेगा टी माइनस वाई। तो वाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स टी वाई इनवर्स टी माइनस वाई। एक्स टी वाई इनवर्स टी माइनस वाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। जो हमसे पूछ रहा था ना कि हाउ लॉन्ग वॉज द जर्नी, तो हमको बेसिकली निकालना था कि जर्नी कितने किलोमीटर की थी, यानी कि हमको डिस्टेंस डी निकालना था। तो डिस्टेंस डी आ जाएगा मेरे पास क्या, एक्स इंटू टी माइनस वाई इंटू टी इंटू वाई इनवर्स, राइट, ऑप्शन नंबर बी। When a ball is allowed to fall, the time taken by it, the time it takes to fall any distance varies as the square root of its distance. The time it takes to fall any distance varies as the square root of the distance. T is directly proportional to square root of the distance remaining. So T1 upon T2 is equal to अंडर रूट में x1 अपॉन x2, ठीक है। सो T1 अपॉन T1 हमको कितना दे रहा है 4, T2 हमको निकालना है, अंडर रूट x1 में है 78.4 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 122.5, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 16 अपॉन T2 इज इक्वल टू 784 अपॉन 1225। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 से कैंसिल आउट होगा तो 16 4 64 और ये आपका हो जाएगा 144, तो 49 हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122 अपॉन T2 स्क्वायर अपॉन 49, तो कितना हो जाएगा ये 49 2 ज़ा 98 245, तो हो जाएगा 5। तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 25 आ रही है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए 6 क्यूब कितना होता है 216 अपॉन 6 to the power 4x multiplied by 4 to the power x up into 4 to the power 5 is equal to 8। अच्छा देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 to the power 3 minus 4x into 3 to the power 3 minus 4x। ये कितना हो जाएगा 2 to the power 2x plus 10 is equal to 8, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 to the power माइनस 2x प्लस 13 इंटू 3 to the power 3 इंटू 4x, या फिर आप कह सकते हो 3 माइनस 4x, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, तो लॉग 2 to the power माइनस 2x प्लस 13 इंटू 3 to the power 3 माइनस 4x इज इक्वल टू लॉग 8। दैट मीन्स लॉग 8 क्या हो जाएगा 3 log 2, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 13 माइनस 2x इंटू लॉग 2 प्लस 3 माइनस 4x इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू 3 log 2, ये हो जाएगा, है ना। तो log 2 13 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू log 3 4x माइनस 3, ठीक है। और log 2 10 माइनस 2x इक्वल टू log 3 4x माइनस 3। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी, log 2 की वैल्यू कितनी 0.301, सो 0.301 इंटू 10 माइनस 2x इज इक्वल टू log 3 की वैल्यू कितनी है 0.477 इंटू 4x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.01 माइनस 0.602x इक्वल टू 7 4 28 8 2 0 3 9 1 1.908x माइनस 1 2 3 2 14 1.431। तो अब क्या करेंगे इसको इधर ले जाते हैं, तो 1.43 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.44 इज इक्वल टू x 1.908 प्लस 0.602 0 1 15 2.510। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.44 अपॉन 2.510, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 444 अपॉन 251। तो 251 इंटू 2, तो आपका
जो है वो 500 के पार निकल जाएगा, लेकिन ये 500 से कम है, तो ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन ये 2 से कम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, यहाँ पे डेसिमल का इतना सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली बिटवीन 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आता है, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम। जो एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है, ये किसी भी नंबर का, किसी भी दो इंटीजर का जीसीडी कैलकुलेट करता है। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कुछ लोग इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा दैट यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ कैलकुलेट करने में काम आता है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज रैशनल, है ना, रेडियस जो है रैशनल है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट्स सरफेस एरिया इज रैशनल। गलत बात है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म आता है, इसमें पाई आता है। वॉल्यूम वाले केस में भी इसमें आता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें पाई आता है, इसमें भी पाई आता है। और पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर अगर किसी कहीं पे भी मौजूद है तो पूरा का पूरा टर्म ही वो इरेशनल हो जाता है, राइट? वो पूरा का पूरा टर्म इरेशनल हो जाता है। तो हमारा दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 नॉट 2 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो m आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m साइन थीटा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, m की पावर 4/3 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 4/3। ठीक है, n कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा की पावर 8/3 -1, है ना, इंटू साइन थीटा की पावर 4/3 -1। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 5/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा की पावर 1/3। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें हमको एक चीज़ और ऐड करनी है, m की पावर 2/3, ये भी ऐड कर देते हैं। इसको मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, m की पावर 2/3 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 2/3, है ना, इंटू n कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी पावर कितनी दे रखी है? 4/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस की पावर 4/3 -1 अपॉन इंटू साइन थीटा की पावर 8/3 -1, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा की पावर 1/3 इंटू साइन थीटा की पावर 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, प्लस कॉस थीटा की पावर 1/3 इंटू साइन थीटा की पावर 5/3। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, है ना, कॉस थीटा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए दोनों के दोनों सिमेट्रिक है। अगर थीटा की पावर 5/3 आ रहा है और यहाँ पे साइन थीटा की पावर 5/3, यहाँ पे कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा की पावर 1/3 और ये कॉस थीटा की पावर 1/3, तो आप देख सकते हो इसका जो सिमेट्रिक आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये पूछ रहा है हमसे, यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये पूछ रहा है अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या दे रखी है? ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KC -1, है ना, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस के इंटू कॉस। साइन की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2KC अपॉन KC -1। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको सीधे रफ में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि कॉस थीटा, ये जो है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू के। हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये सेक है। ठीक है, एस एस हेयर रिफर्स टू सेक, तो इज इक्वल टू के स्क्वायर। कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ
सेक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी है ना, सेक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि टू माइनस कॉस स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर है, सॉरी के स्क्वायर माइनस टू है, तो टू माइनस कॉस स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। कॉस स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर ऑलरेडी मेरे को दे रखा है के स्क्वायर माइनस टू, तो टू माइनस के स्क्वायर प्लस टू दैट इज इक्वल टू फोर माइनस के स्क्वायर। जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, फोर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, फोर माइनस के स्क्वायर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB। ये डायमीटर AB है, ये सेमी सर्कल है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। अब हमको पता है अगर डायमीटर AB को लेके है ना, अगर यहाँ पे ट्राइंगल ऐसे इंस्क्राइब्ड है डायमीटर AB को लेके, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर A प्लस B प्लस 90 हो जाएगा 180, तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, ये यहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो cos 90 प्लस साइन 90 है ना, A प्लस बी की वैल्यू 90, तो cos 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है, तो जीरो प्लस वन विल बी इक्वल टू 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पे आता है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो x प्लस वन अपॉन एक्स है ना, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका हम यहाँ पे AMGM लगाएंगे। AMGM क्या बोलता है, इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, x इंटू वन अपॉन एक्स का रूट, तो ये तो रूट वन हो जाएगा, यानी कि जो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है वो ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। लेकिन जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है या जो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज वन, वन से ज्यादा वो नहीं जा सकते कभी भी। साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो बीच में रेंज करती है वो होती है -1 to 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक जाती है, लेकिन ये जो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, x प्लस वन अपॉन एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है, तो ऑब्वियसली ये तो कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकता, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तो आंसर इज नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन रेडियन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल। तो कितना हो जाएगा, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 3/5 इंटू 180 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 3 15 30 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 डिग्री, है ना। 108 डिग्री है डिग्री में, लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 27 445, तो 9 3 9 5 तो कितना हो जाएगा 3π/5 रेडियंस, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3π/5 रेडियंस। तो इसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पेपर के 2020 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स CDS को कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, उसमें हम और भी वैरायटी देखेंगे, ठीक है। इस वाले में आपने कहाँ से इसको क्वेश्चन देखे, जैसे आपने नंबर थ्योरी से बहुत सारे सवाल देखे, HCF LCM से देखे, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, HCF LCM या एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि इसमें मोस्टली जो है न्यूमेरिकल पार्ट या अरिथमेटिक पार्ट या एल्जेब्रिक पार्ट जो ज़्यादा कवर हुआ है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से भी आया हुआ है ना, तो उसको भी हमने देखा। तो इसी के साथ चलते हैं और आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नाउ ओके, रिवाइज करते रहिए और फॉर्मूले को अपने टिप्स पे रखिए। थैंक यू।